देंगे सब ड्यूरल हैमरेज या सब ड्यूरल हेमेटोमा में के बारे में। क्या होता है यार, देखो ये आपकी ड्यूरा मैटर लेयर है, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, और ये है आपकी एरेकिनॉइड मैटर। यहाँ पर जो हमारा स्पेस है, ठीक है, यहाँ जितना भी हमारा स्पेस है ये है हमारा सब ड्यूरल स्पेस। क्या होता है यार कि जो आपका यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कुछ वीनस ड्रेनेज लाइक जो कुछ वेन्स जाती हैं एंड दे यूज टू गो, ऐसे सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए, जो हमने बताया था ना कि मेनिंजियल लेयर और पेरियोस्टियल लेयर के बीच में हमारा एक वीनस ड्रेनेज होता है जिसे हम ड्यूरल वीनस साइनसेस बोलते हैं, वहाँ जाता है बेसिकली ये ड्रेन होने के लिए। वीनस ड्रेनेज वहाँ, यहाँ से वेन्स वहाँ कैरी करती हैं। इन वेन्स को हम बोलते हैं ब्रिजिंग वेन्स, ठीक है। अब क्या होता है, जब ब्रिजिंग वेन्स हमारी रप्चर कर जाती हैं, तो जब हमारी ब्रिजिंग वेन्स रप्चर कर जाती है ना, तो रप्चर होने के बाद ब्लड हमारा सब ड्यूरल स्पेस में भर जाता है, और जो ब्लड हमारा सब ड्यूरल स्पेस में भरता है ये होता है हमारा सब ड्यूरल हीमेटोमा, और यहाँ होता है हमारा सब ड्यूरल हैमरेज। तो हम क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल हीमेटोमा, लेकिन क्या है एग्जैक्टली, क्यों हुआ ये? इट इज बिकॉज ऑफ सब ड्यूरल हैमरेज विच इज एक्चुअली द हैमरेज ऑफ योर ब्रिजिंग veins, rupture of your bridging veins, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, यहाँ तक जा रहा है आपका ये, दिस इज एक्चुअली अ ब्रिजिंग वेन विच इज कमिंग टू बी मोर गुड एट द डायग्राम लेवल। लेट मी शो यू, कैन यू सी कि किस तरह से वो ब्रिजिंग वेन्स ऊपर तक जा रही हैं। एंड व्हाट हैपेंस ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन इंजरी, जैसे आप ऑडी चला रहे हो और सडनली आपने ऑडी में ब्रेक लगाया, कोई भी गाड़ी हो, आल्टो भी चला रहे हो, सडनली आपने ब्रेक लगाया, यार जो हमारा ब्रेन होता है ना वो कॉन्स्टेंटली हल्का 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 मूव करता रहता है, ठीक है। वो ऐसा जमा हुआ नहीं है ब्रेन, हल्का हल्का हल्का, इवन वो उसकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि कई बार जब आप धड़कन आपकी तेज चलती है ना, तो यू कैन फील कि हमारे दिमाग, आप स्टेटमेंट्स मिलती है ऐसी दैट यार मेरा दिमाग हिल रहा है। सो दिस मूवमेंट इज एक्चुअली व्हाई, बिकॉज ब्रेन सब्सटेंस आपका किसी चीज़ से अटैच नहीं है। अब सडन डी एक्सेलरेशन इंजरी में क्या है कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया फेल कर जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में कि यार जब हम लोग चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं और हम खड़े रह जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई बस जा रही है, ट्रेन जा रही है और हम उससे उतर गए, तो क्या है, अगर हम लोग उसकी डायरेक्शन में नहीं भागेंगे तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे। सिमिलरली क्या होता है, सडन डी एक्सेलरेशन इंजरी में स्कल आगे की तरफ मूव कर जाता है और ब्रेन सब्सटेंस कहीं ना कहीं हिट करता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी यू कैन से इंजरीज ब्रेन सब्सटेंस को नहीं होती, सिर्फ ब्रेन सब्सटेंस को इंजरी नहीं होगा, उसे हम लोग कंट्यूशनल इंजरीज बोलते हैं। सिर्फ कंट्यूशनल इंजरीज नहीं होती, रादर देयर अकर रप्चर ऑफ द ब्रिजिंग वेन्स, ये ब्रिजिंग वेन्स हमारी रप्चर कर जाती है, आपको दिख रहा है, दिस इज अ रप्चर्ड ब्रिजिंग वेन, एंड देन देयर अकर्स फॉर्मेशन ऑफ अ हीमेटोमा, एंड वी कॉल दिस हीमेटोमा एज सब ड्यूरल हीमेटोमा। इसे हम लोग कहते हैं हमारा सब ड्यूरल हीमेटोमा, राइट। इसे हम लोग कंट्यूजनल इंजरीज कहते हैं कि जब हम लोग सडनली गाड़ी चलाई। अच्छा, इसमें पेशेंट कंप्लेन क्या करता है, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है दैट और ये जो सब ड्यूरल हीमेटोमा है ना, ये आप ना शराबियों में भी बहुत देखोगे, खड़े खड़े गिर जाना, ठीक है, सडनली लाइक सडन फॉल से भी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि इंसान धीरे 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 अनकॉन्शियस लेवल में जाने लगता है, और कई बातें तो उसको इस हद तक भूल जाती है कि वो एग्जैक्टली भूल जाता है कि वो गिरा कब था। तो बेसिकली क्या है कि जब ऐसे अनकॉन्शियस सीन्स हमें नज़र आते हैं पेशेंट के अंदर, तो हम लोग सब ड्यूरल हीमेटोमा, स्पेशली अगर हमें पेशेंट कोई ऐसी इंजरी बता रहा है कि हम लोग कोई फॉल की इंजरी आपको बता रहा है कि यार हम लोग गिर गए थे, इवन कई बारी जब आप बहुत तेजी से अपनी गर्दन मोड़ देते हो, राउंड उल्टी सीधी एक्सरसाइज करते हो, इवन that can be caused because these are bridging veins, rupture of the bridging veins आकर और वहाँ पर हमारा subdural hematoma cause हो जाता है। If you want to look like, अच्छा, subdural hematoma में क्या है कि जब आप CT स्कैन कराओगे तो हमने जो एपिड्यूरल हीमेटोमा में देखा था, एपिड्यूरल हीमेटोमा में हमने क्या देखा था कि जो पेरियोस्टियल लेयर है ड्यूरा मैटर की, राइट, ये जो हमारी पेरियोस्टियल लेयर थी ड्यूरा मैटर की और जो मेनिंजियल लेयर थी, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। तो जब ब्लड क्लॉट इसमें भरा तो उसने जो शेप ली वो थी हमारी क्रिसेंट शेप, राइट, वो हमारी कैसी शेप थी, वो हमारी क्रिसेंट शेप थी। इस तरीके का हीमेटोमा हमें एक्सरे में नजर आया, एक लोकलाइज्ड मास नजर आया, ठीक है, ये लोकलाइज्ड मास नजर आया, एक टेंशन क्लॉट नजर आया, राइट। अच्छा, ये इन केस ऑफ सबड्यूरल हैमरेज के केस में क्या होगा, बेसिकली ये आपका एरेकिनॉइड मैटर सपोज जा रहा है। सबड्यूरल हैमरेज के केस में क्या है कि यार इतना टाइट
अटैचमेंट नहीं है, वहाँ पर स्पेस है, तो वहाँ पर जो आपका हैमरेज शो होगा वो कुछ इस तरह से शो होगा, क्रिसेंट शेप होगा। तो ये क्या हमारा कॉन्वेक्स शेप था, रादर वी मस्ट से बाय कॉन्वेक्स शेप था, लेंस शेप का था एपिड्यूरल हेमेटोमा, और ये हमारा क्रिसेंट शेप एपिडोमा, और इसे हम लोग डेथ क्रिसेंट भी बोल सकते हैं। इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यार जीने मरने का सवाल इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये थोड़ा ना गैरिएटिक पेशेंट्स बुढ़ों में थोड़ा कॉमन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बुढ़े होते चले जाते हैं हमारा ब्रेन सब्सटेंस श्रिंक कर जाता है, और स्कल के अंदर ब्रेन की मूवमेंट, यार मतलब इतने बड़े डिब्बे में इतना सा ब्रेन रखा तो हिलेगा तो सही। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट योर सबड्यूरल हेमेटोमा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट योर सब एरेकिनॉइड हेमेटोमा। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सबड्यूरल हेमेटोमा के बाद में सब एरेकिनॉइड हेमेटोमा। वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि सब एरेकिनॉइड है, तो ये कहाँ होगा, सब एरेकिनॉइड स्पेस में। जो हमारा सब एरेकिनॉइड स्पेस है उसमें क्या है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में ये हमारा एरेकिनॉइड मैटर है, ये मेरा पिया मैटर है और पाया मैटर है। यहाँ पर है हमारा CSF फील्ड, ठीक है, ये सारे स्पेस में हमारा CSF फील्ड है। हमने एपिड्यूरल हेमेटोमा में पढ़ा कि मिडिल मेनिंजियल वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, हमने सब ड्यूरल में पढ़ा कि ब्रिजिंग वेन्स रप्चर कर जाती हैं। भैया हेमेटोमा है, हैमरेज है, ब्लड वेसल्स का रप्चर होने के बाद ही तो ब्लड लीक होगा। सिमिलरली सब एरेकिनॉइड हेमेटोमा में क्या होता है, आपको सेपरेटली भी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में पढ़ाया जाएगा अबाउट द सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है, सर्कल ऑफ Willis. Now I'll show you what exactly the circle of Willis and how is it causing out your subarachnoid hematoma. Now this is exactly an image of your this thing, circle of Willis. ये हमारा circle of Willis है। Basically एक इंटीरियर हमारा एक एंटीरियर सप्लाई होता है, एक पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। एंटीरियर को हम लोग बोलते हैं कैरोटिड सिस्टम, पोस्टीरियर को हम लोग बोलते हैं हमारा वर्टिब्रल सिस्टम। एज यू कैन सी कि नीचे से हमारे पास में ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट देम वेल। ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये पोस्टीरियर आपका सिस्टम बनाएगा, पोस्टीरियर सप्लाई सिस्टम बना रहा है ब्रेन में। ये वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर जाके बनाती हैं बेसिलर आर्टरी, मीनवाइल पोंटाइन ब्रांचेस भी देती हैं, और ये पाइका और आइका एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी देती है और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी देती है। ये हम लोग सर्कल ऑफ विलिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है और ये एक होती है, और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज भी देती हैं। खैर एनीवेज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ये हमारा पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या होता है, दैट वी हैव वर्टिब्रल आर्टरीज, और ये है हमारी बेसिलर आर्टरी, और ये है हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और एंटीरियर हमारा कैरोटिड सिस्टम होता है, हमारी ये है आई मस्ट से यहाँ पर इसने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नहीं दिखाई हुई। खैर एनीवेज, वी हैव द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, वी हैव द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों तरफ से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच से जुड़ी होती हैं, एंड वी हैव अ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। जो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है ना यार, ये दोनों की दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई वाले सिस्टम को जोड़ती हैं। बेसिकली ये एक तरीके से ब्लड सप्लाई का सिस्टम है जो हमारे सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सब एरेकिनॉइड स्पेस में घूमता रहता है, फ्रीली घूमता रहता है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कल ऑफ विलिस इन डिटेल। For meanwhile, till that time, trust me that there is some circle of several vessels, ठीक है, circle of vessels, blood vessels हैं जो हमारे CSF में float कर रही हैं, घूमती रहती है। Now what happens, suppose there occurs some berry aneurysm. Berry aneurysm मतलब क्या होता है basically? बेरी एन्यूरिज्म में यू हैव एट सम पॉइंट देर इज लोकलाइज्ड लीजन ऑफ द बेरी एन्यूरिज्म्स। एन्यूरिज्म इस तरह से, यानी कि देर इज सम इन्फ्लेशन इन द ब्लड वेसल, राइट, बलूनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ब्लड वेसल का बलूनिंग हो गया, एंड वन इट गेट्स बलून, ये क्या होगा, ये रप्चर कर जाएगा। नाउ जब सर्कल ऑफ विलिस में हमारा ये रप्चर आपको शो करेगा, तो कुछ ये आपका सिटी स्कैन नॉर्मली आपको शो करेगा कि ये आपका सर्कल ऑफ विलिस है इस तरह से। And when there is some hematoma over there, how you can appreciate? This is an example of your subdural hematoma. दिस इज एक्चुअली, और आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे हम लोग एपिड्यूरल हेमेटोमा से सब ड्यूरल हेमेटोमा में आए, सब ड्यूरल के बाद में सब एरेकिनॉइड में आए, तो सब एरेकिनॉइड में क्या होगा, क्योंकि ये हमारा CSF फील्ड एरिया है, राइट, CSF फील्ड एरिया है जहाँ पर हमारा इस बार हैमरेज हुआ है। इस बार जो हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं वो CSF फील्ड एरिया में हुई है। सर्कल ऑफ विलिस सब एरेकिनॉइड स्पेस में है, तो क्या होता है यार, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड जो आपका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब कुछ जो है इसके अराउंड आपका
इस तरह से था। तो आप जैसे जैसे बाहर से अंदर मूव कर रहे हो, एपिड्यूरल हीमेटोमा से सब ड्यूरल हीमेटोमा की तरफ मूव करे, सब ड्यूरल से सब एरेकेनॉइड की तरफ मूव करे, सो यू कैन फाइंड वन थिंग कि एपिड्यूरल एक तरह से एक लोकलाइज्ड लीजन था। उसके बाद में सब ड्यूरल में थोड़ा सा हमारा क्रिसेंट शेप हुआ। अब हमने यहाँ देखा कि CSF फील्ड स्पेस है, तो भैया ये तो सारे में ही आपका हीमेटोमा का अपीयरेंस आ जाएगा। मोर ओवर टू वेरीफाई दिस थिंग, हम लोग सिर्फ सिटी स्कैन या एक्सरे नहीं करते, हम लोग लंबर पंचर भी करते हैं। और एक चीज़ आपको याद करनी है कि लंबर पंचर करते टाइम आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाना नहीं है। अगर आप इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हो तो आपकी इन्वेस्टिगेशंस अफेक्ट होती हैं। यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, और यू कैन से यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ इट। ठीक है, इफ यू आर डूइंग if you're not doing a proper lumbar puncture over there. So this is actually about your subarachnoid hematoma, and last but not the least is your intracerebral hematoma. Word itself suggests about intracerebral hematoma that हमारे cerebral cortex के अंदर बेसिकली जब कभी भी इस तरह का hematoma बनता है, राइट, क्या होता है यार, कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के होते हैं, तो जो बेरी एन्यूरिज्म्स, जो बलूनिंग हमारी आर्टरीज की सर्कल ऑफ विलिस में हुई थी, वो बलूनिंग जब हमारी जो वेसल्स, हमारी इंट्राक्रेनियल वेसल्स होती हैं, उनके अंदर वो बलूनिंग होती है और वो रप्चर कर जाती है, तो वहाँ हमारा इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कॉज होता है, राइट। जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल टाइप के लोग होते हैं ना, उनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं और ओवर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या है, बेरी एन्यूरिज्म्स यहाँ पर जो वेसल्स हैं उनमें डेवलप हो जाता है, एंड व्हेन इट डेवलप्स इट इज़ गोइंग टू रप्चर, और जैसे ही हमारी वेसल्स रप्चर होंगी वहीं पर कहाँ क्या कॉज होगा, वहीं कॉज होगा हमारा हीमेटोमा। सो विद दिस वी हैव डन अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ इट, एंड लेट्स gonna revise it all along that what we have studied yet. So we are complete with the hematoma or hemorrhage topic. It was quite hectic. खैर एनीवेज, क्या पढ़ा हमने हेमरेज और हीमेटोमा के टॉपिक में? हमने पढ़ा एपिड्यूरल हेमरेज, हमने पढ़ा सब ड्यूरल हेमरेज, हमने पढ़ा सबएरेकिनॉइड हेमरेज, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। हमने स्पेसेस के बारे में नहीं पढ़ना था, हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना था? हमें एग्जैक्टली पढ़ना था कि जो स्पेसेस हम लोग मेनिंजेस के अराउंड कंसीडर करते हैं, उन स्पेसेस में कौन सी वेसल्स हैं जिनके रप्चर की वजह से हेमरेज है, तो ऑब्वियसली रप्चर ऑफ वेसल्स विल बी देयर, तो कौन सी वो वेसल्स हैं जिनके रप्चर की वजह से हेमरेज वहाँ कॉज हो। हमने एपिड्यूरल हेमरेज में क्या पढ़ा कि ड्यूरा मैटर की एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर आपकी कौन सी है? द आउटर लेयर इज योर पेरियोस्टियल लेयर एंड द इनर लेयर इज योर मेनिंजियल लेयर। उन दोनों के बीच में कोई एक्चुअल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज प्रेजेंट अ पोटेंशियल स्पेस, यानी कि कोई पैथोलॉजी होगी तो इट कैन प्रोड्यूस स्पेस ओवर देयर, ठीक है। और क्या होता है बेसिकली वहाँ पर हमने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि मिडिल मेनिंजियल वेसल्स हमारी वहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंड सडनली अगर कोई हमारे स्क्वेमस रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन यानी कि टेम्पल पर अगर कोई कहीं हिट करता है, या फिर यू कैन से ऑल दीज इंजरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑल इंजरीज ओवर दिस रीजन, तो क्या होता है, ये बहुत ही फ्लैट और थिन एरिया है, this area is flat and thin, so because of that there occur ruptures of the meningeal vessels and eventually it leads to epidural hematoma. After that we have studied about the subdural hematoma. Subdural hematoma में हमने क्या पढ़ा? The subdural hematoma में basically आपकी ब्रिजिंग वेन्स हैं वो रप्चर हो रही हैं। क्यों रप्चर हो रही हैं? देयर इज अ सडन डी एक्सेलरेशन इंजरी। स्कल में आपका ब्रेन सब्सटेंस कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, हल्का हल्का मूव करता रहता है। नाउ व्हेन देयर इज अ डी एक्सेलरेशन इंजरी, बहुत स्पीडली जा रहे हो, सडनली ब्रेक लगाई, तो वो क्या है, अंदर से वो ब्रिजिंग वेन्स, जब ब्रेन हिलता है ना तो ब्रिजिंग वेन्स हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं और रप्चर हो जाती हैं, और जब वो रप्चर होती हैं तो जो फ्लूइड है वो कहाँ जाता है, जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, फ्लूइड नहीं ब्लड है वो कहाँ जाता है, इट इज एन एक्यूमुलेटेड इन द सबड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल हेमरेज में हमने क्या पढ़ा था कि स्पेस नहीं है वहां पर, ब्लड को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो एक बाय कॉन्वेक्स टाइप ऑफ हेमेटोमा बनाएगा, क्योंकि उसको वहां पर टेंशन है, वहां पर यार स्पेस नहीं है, उसको जबरदस्ती अपना ब्लड क्लॉट बनाना पड़ रहा है, घुसना पड़ रहा है जगह में, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जहाँ स्पेस नहीं है। सबड्यूरल में कंपैरेटिवली स्पेस है हमारे पास में, एंड वहां पर जो हेमेटोमा है वो हमारा क्रिसेंट शेप का बनेगा, राइट। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा, सब एरेकेनॉइड और
सब एरेकिनॉइड हेमरेज के बारे में, सब एरेकिनॉइड हेमरेज में हमने पढ़ा हमारा जो सब एरेकिनॉइड स्पेस होता है वहां हमारा सर्कल ऑफ विलिस यानी कि एक ऐसा सर्कल, एक आर्टीरियल सर्कल हमारे CSF में मूव करता रहता है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कल ऑफ विलिस सेपरेटली। सर्कल ऑफ विलिस में बेसिकली क्या है, वहां हमने क्या पढ़ा, दैट देयर में अकर बेरी एन्यूरिज्म्स, यानी कि उन आर्टरीज में जो उन वेसल्स को बेसिकली जो सर्कल बना रही हैं उनमें क्या होता है, बलूनिंग ऑफ द आर्टरीज, यानी कि उनका इन्फ्लेशन हो जाना, एंड व्हेन देयर अकर्स बलूनिंग ओवर देयर एंड सडनली दे रप्चर, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो सब एरेकिनॉइड स्पेस है, जो आपका CSF फील्ड स्पेस है, अब अलोंग विद द CSF जब आप लंबर पंचर करोगे तो अलोंग विद द CSF यू विल फाइंड ब्लड, red blood cells over there. Always remember, if you do a wrong lumbar puncture, if your procedure isn't good, if your procedure isn't appropriately correct, then you will be doing an increased intracranial pressure. Means you are somewhere increasing the intracranial pressure, which will not tell you the exact results over there. आफ्टर दैट व्हाट इज देयर, द लास्ट थिंग इज इंट्रासेरेब्रल। हमने देखा कि जो बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जो वेसल्स हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, जब उनमें एन्यूरिज्म्स डेवलप हो जाता है, जब उनमें बलूनिंग ऑफ द आर्टरीज होती है एंड सडनली दे रप्चर, फट जाती हैं, जब उनके खुद के गुस्से से फट जाती हैं। इवन आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई एम क्वाइट अफ्रेड ऑफ कि मेरे साथ ऐसा ना हो, बिकॉज आई एम माई सेल्फ वेरी शॉर्ट टेम्पर टाइप ऑफ पर्सन। तो बेसिकली जब वो रप्चर हो जाती हैं देन वी कॉल इट एज अ इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा।